पेज की एक जगह मैं अपने पर्सनल अकाउंट से आपसे जुड़ गया था। कोई कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। हाँ सर, आप सर एक जीए लाइब्रेरी के ऑनर है आशीष नामदेव जी। तो वो भी जुड़ने का बोल रहे हैं, तो आप बोलो तो जोड़ लूं सर उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जुड़वा दीजिए, कोई तो इशू सर नहीं। आपकी साइड से रिक्वेस्ट डाल दीजिए अभी। द स्प्रिंट एक उनका नाम होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। शायद मैं अपनी साइड से नहीं जोड़ पाऊंगा। अच्छा, हम्म। क्या आईडी का नाम बताओ। द स्प्रिंट शो करके शायद नाम द होगा कुछ। एक्सपीरियंस शो। द स्प्रिंट करके कुछ आईडी है उनकी। सर अब अभी उन्होंने एक सेशन शुरू किया है जिसमें मोस्टली जितने भी एमपीपीएससी सिलेक्टेड हैं तो उनका वो इंटरव्यू वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी बच्चों के लिए हेल्पफुल जो चीजें होती हैं उनका डिस्कस करते हैं वो। ओके 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 ओके। ओके। बाकी सर तब तक मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ जो अभी रह गए कंटिन्यू थे कुछ। जी। कंटिन्यू करो, है ना, कोई इशू नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। जैसे सर एक और क्वेश्चन है। जैसे सर अभी आयोग ने 2020 के बाद 19 आई थिंक 19 के बाद में जितने भी मेंस लिए हैं, तो 19 का मेंस हुआ है, 20 का हुआ है, 21 का हुआ है, 22 का और 23 का, टोटल 4 मेंस, 5 मेंस हो चुके हैं। उस 5 मेंस में सर बच्चों का अभी तक उनकी कॉपी नहीं दिखाई, तो उनको अभी ये आइडिया नहीं है कि किस प्रकार कॉपी चेक हो रही है या फिर किस प्रकार मार्किंग हो रही है उनकी। तो उसमें कुछ बच्चे जो काफी काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, इनके टेस्ट सीरीज वगैरह में अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो लोग रुक रहे हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगातार प्री निकाल के मेंस तक पहुंच रहे हैं लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और सर कुछ बच्चे हैं जो 1 या 2 नंबर से प्री में रुक रहे हैं। तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि जैसे आयोग अगर कॉपी मेंस की नहीं दिखा रहा है अभी, तो या फिर जैसे फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है शायद उसके बाद वो कॉपीज दिखाते हैं एस्पिरेंट्स को। तो अभी कोर्ट का भी शायद इशू है, तो फाइनल 13% भी रिजल्ट रुका है, तो इस वजह से वो मे बी कॉपीज नहीं दिखा रहे हैं। तो इसमें हम बच्चों को ये करना चाहिए कि जैसे मैंने पर्सनली अपनी जैसे 16 की, मेरा तो पहले अटेम्प्ट में ही हो गया था, तो कभी कॉपी नहीं देखी। तो इसमें जो मेंस में जो लिख रहे हैं बच्चे जिनका एक नहीं हो पा रहा है और उनको ये भी नहीं पता है कि मतलब किस तरीके से आंसर्स लिखें कि उनका सिलेक्शन हो जाए, तो इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो उन बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या आपके कोई मेंटर हैं, उनको आप, या फिर जो सिलेक्टेड लोग हैं, जैसे अभी पीएससी में बड़े ही फ्रेशर्स लोग सिलेक्ट होके आ रहे हैं, तो आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के अगर संपर्क में हैं, तो आप जो लिख रहे हैं आंसर्स उनको इवेल्युएट जरूर करें। आंसर्स लिखने में बेसिकली कुछ चीजें हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। उसमें फर्स्ट वन ये है कि वो आंसर थोड़ा सा प्लीजेबल हो, देखने वाले के लिए वो ऐसा लगे कि हाँ उसको अच्छा लग रहा है उसको देखने में, मतलब प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो, प्लीजेबल फॉर्म में हो। दूसरा, राइटिंग बहुत भी सुंदर ना हो बट ऐसी हो कि रीडेबल हो, कि उसको हम अगर पढ़ सकते हैं तो वैसी आप राइटिंग लिखने का प्रयास करें। उसके नेक्स्ट है कि आप जैसे चूंकि पीएससी में बहुत फैक्चुअल प्रश्न भी रहते हैं जो 3 मार्क्स में है, तो वो फैक्ट्स आप उसको जितना वो पूछे उतना लिखें। जो आपके 5 मार्क्स के 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो उनमें वैसे स्पेस तो कम है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ मैप्स या फ्लो चार्ट या डायग्राम छोटा सा कहीं भी अगर बना सकते हैं तो उसको बनाने का प्रयास करें। जो 11 मार्कर्स आते हैं उनमें तो जरूर आपको फ्लो चार्ट और टू द पॉइंट आंसरिंग करनी चाहिए। जैसे आप खुद अपनी कॉपी को जब पढ़ेंगे तो आपको खुद लगना चाहिए कि अच्छा ये अच्छा लिखा है मैंने। अगर मेरी कॉपी को बिल्कुल थर्ड पर्सन की तरह आप उस कॉपी को देखिए तो आपको खुद समझ आएगा कि मेरी कहाँ मिस्टेक्स हैं। बेसिकली क्या करते हैं बच्चे, उनके पास पढ़ने के बाद में नॉलेज या ज्ञान थोड़ा ज्यादा रहता है, तो वो सब कुछ उसमें लिखने का प्रयास करते हैं। वहां सब कुछ लिखने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जितना पीएससी ने पूछा है उस प्रश्न में जितना पूछा है आप उतना भर उसको लिख दें, उतने में आपका काम हो जाएगा।
दूसरा, जो बच्चे का प्रीलिम्स में 2 नंबर से 1 नंबर से रह जा रहा है, तो उसमें कई बार कई बच्चे एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट देने के बाद में उनको रियलाइज होता है कि वो सिलेबस से भी आगे और पीछे पढ़ रहे हैं। मेरा ये उनको सजेशन है कि चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, हमारा जो सिलेबस है एमपीपीएससी का, उस सिलेबस को आप बिल्कुल सिलेबस के अंदर ही रहना है, ना उसके बिल्कुल डिटेल में जाना है। जितना लिख के दिया है उतना पढ़ना है, लेकिन उसको अवश्य पढ़ना है। जो सिलेबस में दिया है उससे अगर कोई प्रश्न आए तो वो हमसे गलत नहीं होना चाहिए। 1-2 नंबर से आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा कि हमारा जब सिलेक्शन नहीं होता है तो उसमें वही प्रश्नों का रोल ज्यादा रहता है जो बाकी बच्चों ने सही कर दिए होते हैं प्रश्न। तो हमको जो प्रश्न हमारे सिलेबस से हैं, जो प्रश्न इजी हैं, उन प्रश्नों को गलत ना हो, वो प्रश्नों को हम गलत ना करें। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, ओएमआर सीट की प्रैक्टिस करना है। एक भी सर्कल अगर आपने ऊपर नीचे भर दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। बिल्कुल आपने पेपर को पढ़ने में अगर थोड़ी सी गलती कर दी तो आप उस 1-2 नंबर से चूक जाएंगे। तो ये बच्चे अपनी सिली मिस्टेक्स जो है उन पे अगर ध्यान देंगे तो उससे भी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जी सर। सर अभी हमारे साथ में ये सर जुड़े हुए हैं, आशीष नामदेव जी, जो जीए लाइब्रेरी के फाउंडर हैं, और इन्होंने हाल ही में एक एस्पिरेंट शो करके एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें एमपीपीएससी सिलेक्टेड सभी जो अधिकारी हैं उन सबका इंटरव्यू वगैरह ये लेते हैं। ओके। हाय सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई एम फाइन। हाय आशीष, हाउ आर यू? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। एक्चुअली काफी टाइम पहले हमारा बात भी हुआ था कि आपके साथ भी पॉडकास्ट करना है। आई वाज वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन द शो टू। ओके ओके। सर एक चीज जो कि अभी आप सिलेबस की बात कर रहे थे, सिलेबस कंप्लीशन के बारे में बात कर रहे थे, आई थिंक अभी रिसेंटली पीएससी का सिलेबस भी चेंज हुआ है। तो आज भी ना चैलेंज है, अभी शाम को हम कुछ बच्चे और हम बात कर रहे थे कि यार अभी आज भी चैलेंज है कि सिलेबस चेंज हुआ है, अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि आज भी प्रॉपर मटेरियल मिल नहीं रहा है। ओके, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? अभी चूंकि आपका प्रीलिम्स जून के महीने में है और हम अप्रैल 21 को बात कर रहे हैं, 22 को बात कर रहे हैं, तो अभी इस पॉइंट पर डिस्कशन करना मेरे अनुसार सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से ही ठीक है, क्योंकि मेजर जो चेंज है वो मेंस के सिलेबस में है। उसमें बहुत सारी यूनिट और पूरा का पूरा पोर्शन ही नया ऐड कर दिया है। तो जो प्रीलिम्स का हमारी जो 10 यूनिट्स हैं, तो उसमें 10 जो लास्ट है ट्राइबल की जो यूनिट है, और बीच में भी कुछ कुछ उन्होंने नया ऐड किया है, तो उसका मटेरियल हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध ना हो। तो प्रीलिम्स के लिए अगर आपको हिंदी में भी मटेरियल मिल जाए इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, क्योंकि जब 16-17 में मैं प्रिपरेशन करता था तो उस समय भी इंग्लिश मीडियम में मटेरियल की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो मैं क्या करता था कि उसको हिंदी में पढ़ता था उस मटेरियल को। मैंने तो मेंस के लिए भी यही किया था, और उसको पढ़ने के बाद में लिखते टाइम में उसको उसी मोमेंट पर ट्रांसलेट करता था और ट्रांसलेट करके फिर उसको लिखता था। तो अभी अगर आपको हिंदी में मटेरियल उपलब्ध है तो आप हिंदी में उसको प्रिपेयर करें, क्योंकि प्रीलिम्स में मोस्टली फैक्ट जो है वो आने हैं, और आपका पेपर बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी में भी प्रश्न लिखा रहेगा, इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। नाइस नाइस नाइस, करेक्ट सर। ओके सर, एक अभी एक अनिल कुशवाहा जी हमारे फॉलोअर हैं, उनका एक प्रश्न था कि सर सिलेबस इतना वास्ट है, मतलब मेंस के 6 पेपर लगातार होते हैं, तो रिवीजन का कोई तरीका है जिसमें 6 दिन में हम लगातार पूरा रिवीजन कर सकें? ओके, सिलेबस वास्ट तो हमेशा से रहा है, चाहे सिविल सर्विसेज का हो, सेंट्रल सर्विसेज का, या हमारा एमपीपीएससी का हो। अभी उसको बहुत ही टू द पॉइंट कर दिया है उन्होंने, हर चीज को डिस्क्राइब कर दिया है अच्छे से। और मेंस की बात करें तो मेंस में कुछ सब्जेक्ट्स ही नए जोड़ दिए हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स को या कुछ पोर्शन को हटा दिया गया है उसमें से। तो सिलेबस तो हमेशा पीएससी का बड़ा ही रहता है, उसको रिवीजन का या उसको लास्ट मोमेंट पे करने का कोई ऐसा रामबाण नहीं कि आप लास्ट मोमेंट पे उसको पूरा रिवाइज कर लें। उसको रिवाइज करने के लिए आपको पहले को कम से कम 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ना पड़ेगा, और अपने जो नोट्स हैं उनको बहुत क्रिस्प करना रहेगा,
उन नोट्स को क्रिस्प करने का तरीका ये है कि हम मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ते हैं, बुक्स से पढ़ते हैं, कोचिंग के नोट्स से पढ़ते हैं, हम अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, आप जैसे लोगों के चैनल्स का उपयोग करते हैं। तो इन सभी चीजों का आपके पास फाउंडेशन होना चाहिए, एक फाउंडेशन नोट्स होना चाहिए। जैसे मेरे पास एक सर थे, उन्होंने मुझे नोट्स दिए हुए थे, तो वो मैंने नोट्स अपना बेस रखा और उन नोट्स में मैंने जहां से जो भी एक्स्ट्रा पढ़ा, अगर मुझे कुछ करंट का ऐड करना है, अगर मुझे उसमें कुछ नया पढ़ने को मिला कि जो मेरे आंसर में थोड़ा एड ऑन कर देगा चीजों को, उसकी विजुअलिटी को बढ़ा देगा, उसकी वजन को बढ़ा देगा, तो वो मैंने वहीं उसमें एक्स्ट्रा पेपर्स लगा के उसी जगह, जब तक पेन से लिखने के लिए स्पेस था तो पेन पेंसिल से लिखा, अगर पेन पेंसिल का स्पेस खत्म हो गया वहां, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा पेजेस उसी नोट्स में ऐड किए। तो मेरा वो नोट्स बड़ा ही क्रिस्प हो गया और कंप्लीट अपने आप में हो गया। तो उस चीज को रिवाइज करना मेरे लिए बहुत इजी था कि मेरे पास 6 रजिस्टर्स थे उसके, मतलब अगर मुझे लास्ट में पढ़ना है तो उन 6 रजिस्टर में ही, एक रजिस्टर में मेरा पूरा पहला पेपर, दूसरे में पूरा दूसरा पेपर, इस तरीके से एक पर्टिकुलर सिंगल एंटिटी में मैंने उस पेपर के सिलेबस को किया हुआ था। तो अगर ऐसा आप पहले से करेंगे, इसके लिए आपको पहले से लगना पड़ेगा। आपको जब मैं 3-4 महीने मेंस के लिए मिलेंगे, उसी पहले दिन से प्रिपरेशन करेंगे तो लास्ट तक अगर ये तैयार रहेंगे तो फिर आपको लास्ट मोमेंट पे आप 3 घंटे में, 5 घंटे में भी पूरा पेपर रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू सर। बाकी आशीष सर, आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एब्सोल्युटली। एक चीज सर जिसके बारे में आई फील कि अभी बहुत ज्यादा बात नहीं होता है, आई ट्राई टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स ऑन आवर पॉडकास्ट टू, कि जैसे 2019 का रिजल्ट बहुत लेट आया था, 2020 का रिजल्ट अगेन बहुत लेट आया था, है ना, और एक बहुत मेजर गैप हो गया है। अब नाउ जब सब कुछ चीजें स्टेबल हुई तो सिलेबस चेंज हो गया। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनसे हम मिलते हैं लाइब्रेरी के अंदर, एंड दे आर लाइक मेंटली ब्रेकडाउन। एक फील होता है कि यार बार बार इतने समय तक हमको रुकना, एग्जाम नहीं हो रही है, फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर सडनली सिलेबस चेंज हो रहा है, तो मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट होता है। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपके साथ भी ऐसी कोई चीजें हुई थी, और अगर होती है तो एस्पिरेंट कैसे इस चीज को डील करना चाहिए? मैं पर्सनली खुद की बात करूंगा तो मैं बहुत लकी रहा। 16 में मैं कॉलेज पास आउट हुआ और 16 में ही मैंने पीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया और पहले अटेम्प्ट में ही मेरा डीएसपी के लिए सिलेक्शन हो गया था, तो दूसरे अटेम्प्ट में डीएसपी के लिए हो गया। लेकिन थोड़ा का एक फेज था कि जिसमें कॉलेज में पास आउट होने के बाद में मेरा भी प्लेसमेंट हुआ था अच्छी एमएनसीज में, तो मेरे जो बैचमेट्स थे तो वो सभी ज्वाइन कर रहे थे कंपनीज को, और ज्वाइन करने से उनको मना कर रहा था मैं, वो छोड़ रहा था नौकरियां। और डीएसपी का रिजल्ट चूंकि अब प्रीलिम्स बिल्कुल फाइनल सेमेस्टर के लास्ट डेज में ही हुआ था, तो फिर वो 3-4 महीने का समय था जिसमें ये लगा कि क्या ज्वाइन कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए। हर किसी के ये थोड़ा सा डिलेमा रहता है। तो उस डिलेमा से निकलने का ये है कि आप अपने आप पे भरोसा रखें, आपके घर वालों का आपको सपोर्ट हो तो चीजें निकल जाती हैं। बाकी अभी जैसे बाकी एस्पिरेंट्स की आप बात कर रहे हैं कि 2019 का से जब कोर्ट केस चल रहा है तब से थोड़ा लेट हो गया पीएससी का स्केड्यूल, और सिलेबस फिर चेंज कर दिया उसके बाद में। तो दूसरा तो ये है कि हमको कम से कम पीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, इस चीज से हमको पॉजिटिव फील करना चाहिए कि हमारे पास एग्जाम है देने के लिए। आप देखिए कि अभी 2022, 23, 24 लगातार परीक्षाएं हैं, भले ही रिजल्ट आएगा लेकिन रिजल्ट आएगा और उसमें भी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो हमको तो जैसे जो आपके कोविड का समय था, जो 2-3 साल निकल गए हैं, 4 साल, तो कई बच्चे हैं जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेड कर लिया है, कई बच्चे हैं जिन्होंने अपना मास्टर्स कर लिया है। तो आप अपना जो बेसिक ग्रेजुएशन है उसको भी अगर आपने ठीक किया है तो आपको इंटरव्यू में और मेंस में उसकी हेल्प होगी। तो आप साथ में कर सकते हो, अपनी हॉबी को परस्यू कर सकते हो, अपने घर वालों से बिल्कुल कंटिन्यू बात करें आप, तो आपको मोटिवेशन रहेगा। और सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि एमपीपीएससी की परीक्षाएं कंडक्ट हो रही हैं, इसको सबसे बड़ा मोटिवेशन मानना चाहिए। राइट, करेक्ट। अच्छा, वन थिंग जो लाइक जैसे हम देखते हैं ना कि यार किसी डीसी की गाड़ी आ रही है, किसी डीएसपी की गाड़ी आ रही है, किसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर की गाड़ी आ रही है, ऐसे रील्स देख के ना हम बहुत मोटिवेट हूँ। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं बहुत मोटिवेट होता, एंड आई एम श्योर ऑडियंस भी होती है। एक्चुअल में डेप्यूटी कलेक्टर डीएसपी के ऊपर कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैसी लाइफ है, सिलेक्शन के बाद क्या चल रहा है? इस पे हम होल सोल एक बहुत बड़ा एपिसोड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 6 साल अभी मैंने
किए हैं इस सर्विस में कि रेप्यूटेड बहुत ही अच्छी सर्विस है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसमें बिल्कुल आए, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन मैं एक बात उन बच्चों को कहना चाहूंगा कि ये जो आप गाड़ी देखते हैं, ये जो आप रील्स देखते हैं, वो रील्स मतलब 1% आपको दिखाती हैं पर्टिकुलर जो सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट है उसकी लाइफ का। उसका जो मैक्सिमम टाइम है, आपको मैक्सिमम बच्चे या मतलब बच्चे नहीं, मतलब मैक्सिमम सिविल सर्वेंट आपको रील्स पे नहीं दिखेंगे। उसके पीछे बहुत कारण है। एक मेन कारण ये है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो तब सारी चीजें मेरे या हमारे कंट्रोल में रहती है कि अगर मुझे 24 घंटे पढ़ना है तो मेरा डिसीजन है, अगर मुझे 24 घंटे सोना है तो ये भी मेरा डिसीजन है, मुझे लक्ष्मीकांत से पढ़ना है तो मेरा डिसीजन है, नहीं पढ़ना है तो मेरा डिसीजन है। लेकिन आफ्टर बीइंग इन अ सर्विस आपके बहुत सारे ऐसे डिसीजंस रहेंगे जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। आपको पता है कि ये चीज सही है या गलत है, आपको पता है कि इसमें ये ठीक होना चाहिए, लेकिन आपको वो चीजों को अपने तरीके से करना आपके हाथ में नहीं था। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रहते हैं, फील्ड के रीजंस अलग अलग रहते हैं। और बाकी अभी थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन करना थोड़ा ठीक नहीं है। तो यह है कि लाइफ बहुत मतलब चैलेंजिंग है, मतलब जॉब बहुत चैलेंजिंग है। आपको जैसे पीएससी में जब इंटरव्यू देना होता है तो हम एक बार इंटरव्यू देने जाते हैं, उसके मॉक करके जाते हैं, मॉक इंटरव्यूज देते हैं। लेकिन सर्विस में आने के बाद में आपको कब किसको कहाँ मॉक देना पड़ जाए, इसके लिए आपको 24 आवर्स पड़ता है। तो ऐसे जब इतना चैलेंजिंग फील्ड है आपको मतलब चूंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है और डेवलपिंग नेशन में ही सिविल सर्वेंट्स का थोड़ा ज्यादा वैल्यू रहता है, क्योंकि हमको डेवलपमेंट पॉलिसीज को फील्ड में लागू करना रहता है। तो आपको इंटरव्यू देने का समय आए तो वो इंटरव्यू दे पाए। तो इस चीज का टेस्ट ही पीएससी में किया जाता है। तो पीएससी हमारा ये समझिए कि आप 2% 5% ही टेस्ट करता है, लेकिन 90% टेस्ट हमारा फील्ड में आने के बाद होता है। Right. And despite being all the challenges, do you enjoy the post? मजा आता है? Very much. बहुत है, और वो प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। फील्ड में आने के बाद में हम तैयारी के समय क्या सोचते हैं, बाद में क्या करते हैं, दोनों में बहुत अंतर रहता है। अगर हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, उनको हमने अगर पहले से डिसाइड कर लिया है तो आप अपनी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, उसके बीच अगर बैलेंस बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा है। बहुत इंजॉय आप खुद कर सकते हैं। इंजॉयमेंट के लिए नहीं कि आपको आपके दोस्त हैं जापान में और यूएसए में वहां एंजॉय कर रहे हैं, आप एक ब्लॉक में एक वहां के जो नेटिव लोग हैं उनके बीच में बैठ के भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल That's wonderful यार, अमेजिंग। आपसे बात करके मुझे काफी मजा आया। मैम लाइक जब भाई से बात हुई थी हमारी कि आपके साथ पॉडकास्ट करना है, तो आई वाज एक्साइटेड, और जब आपसे इंस्टाग्राम लाइव पे बात किया तो आई एम मोर देन एक्साइटेड कि यार अब जल्दी करते हैं पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी सर, आज हम सबको गाइड करने के लिए और हमें अपना जो प्रीसियस जो आपने चीजें बताई हैं उस सब के लिए थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं सर आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे और जो भी हमारे जो डाउट और क्वेरीज आएंगे सबको हमें बताते रहें। बच्चे सुन रहे हैं उनको बहुत सारी उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सभी जिस भी परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं उसमें सफल हों, मेहनत करें, अपने माता पिता का आदर करें, उनको सम्मान करें, जनों का सम्मान करें, और मेरी तरफ से सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। Peace out. Okay, thank you.